सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। सरशार सैलानी का शेर है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लुधियाना में जन्मे सरशार सैलानी का असल नाम था भीमसेन, लेकिन लोग उन्हें सरशार सैलानी के नाम से ही जानते हैं। ऐसे समय जब भारत को एक ही रंग में रंगने की मुहिम तेज है, मुस्लिम समुदाय के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पहनावे, तारीख, तहजीब और योगदान पर आए दिन सवाल उठते हैं। सरशार सैलानी का ये शेर भी अक्सर याद किया जाता है, लोगों को फिर से ये एहसास दिलाने के लिए कि भारत की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती उसकी बहुरंगी विविधता है। एक दिन आंख खुले और आप देखें कि सभी टीवी नेटवर्क्स पर एक ही खबर है, एक ही ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये कि हिंदुस्तान से सभी मुसलमान रातों रात गायब हो गए। नदारत मतलब उनका नामो निशान भी नहीं रहा। और तो और जाते जाते वो कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल भी अपने साथ ले गए। आप कहेंगे झूठी अफवाह है, फेक न्यूज, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन यही नामुमकिन सा लगने वाला गैर मामूली विषय है भारत के जाने माने पत्रकार सईद नकवी की नई किताब का। किताब का शीर्षक है मुस्लिम वैनिशेस। Journalist speaking to two anchors. Journalist, sir, believe me, they're all gone, just each one of them. God only knows where. It must be magic, sir, black magic. Anand, the anchor, exasperated. You first said it has gone. Now you're saying they have gone. A goat could have disappeared. A bright could have disappeared. Birds would disappear. What is gone? Who is gone? Don't confuse us. Journalist, tongue-tied. I don't know. I don't know how to explain. It's just so unbelievable. Sir, there is no one left. I mean the Muslims. Muslims have gone. Some say they have taken the Qutub Minar with them. मुस्लिम वैनिशेस सईद नकवी की अंग्रेजी पुस्तक है जो जनवरी 2022 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित हुई। आइए सईद नकवी से ही जानें कि ऐसे गैर मामूली विषय पर किताब लिखने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई। किताब का विषय गैर मामूली नहीं है। ये तो आम कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, इन सब इश्यूज़ को अगर एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल के और तेज़ आंच पे चढ़ा दें तो जो वेपर्स बनेंगे जिससे कि भारत चोक हो रहा है, ये उसको समझने की कोशिश है। और उसमें ये बहुत आम बात है, हम आप इसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। ये कहानी एक अनोखे तौर से सुनाई गई है। वो शख्स सारी कहानी ही जिस पे निर्भर थी, वो शख्स आज फरार हो गया कहानी से। लोगों तक ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी कि असल में ये इश्यूज़ के डायमेंशंस हैं क्या। लिहाजा मैंने एक नई टेक्निक इख्तियार की जिसमें कि आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें। भारत में व्याप्त सांप्रदायिकता और जातिवाद के आयामों को समझाने की कोशिश है सईद नकवी की किताब मुस्लिम वैनिशेस, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत की मौजूदा सियासत और समाज में हिंदू मुस्लिम समुदायों के आपसी अलगाव, जात-पात, कश्मीर और पाकिस्तान के साथ रिश्तों जैसे तमाम सवालों पर अपने तेज तर्रार अंदाज में बहस उठाई है और इसके लिए चुना है नाटक की तकनीक को। मुस्लिम वैनिशेस एक नाटक है, व्यंग्य नाटक। सवाल है कि नाटक की ही विधा उन्होंने क्यों चुनी।
क्या इसलिए कि आगे चलकर इस पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बन सके? सईद नकवी। ग्रीक मैथोलॉजी की एक इमेज है गॉर्डियन नॉट, वो गिरा, वो गुत्थी जो खुल ना सके जब तक कि उसके एक एक स्ट्रैंड को हम पिक ना करें। देखिए, म्यूजिकल स्कोर में पॉइंट काउंटर पॉइंट होता है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में सुरों को सजाना, जो कि भारतीय संगीत में आप कहिए लय जिसे कहते हैं, कि नोट्स जो हैं वो लय में बंधे रहते हैं, तब वो सुरीले मालूम होते हैं। तो वैसे ही ये प्ले का तरीका जो है, ये वो लय है जिसमें कि ये सुर समझ में आए, ये गुत्थियां और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये समझ में आए। इसलिए ये प्ले, और एक पहलू और भी है कि भाई इतनी आवाज़ें हैं, उन सबको ये हिंदुस्तान में एक कैकोफनी सी बन गई है, एक हंगामा सा हो गया है। लेकिन अगर स्टैंड्स को अलग अलग करें, उसके लिए प्ले का एक जो जो स्टेज है वो बहुत कारआमद है, क्योंकि उसमें पॉइंट काउंटर पॉइंट लय, जिसके बीच में तमाम से पॉइंट्स ऑफ व्यू हम एक साथ ले आते हैं और जिनको कि हम किसी रेजोल्यूशन की तरफ ले जा सकें। ये है वजह प्ले की। हाँ, अब उसका स्पिन ऑफ ये हो सकता है कि फिल्म बन जाए, लोग बात कर रहे हैं फिल्म की, और स्टेज पे हो, स्क्रीन प्ले इससे बनाया जाए, वेब सीरीज़ बने, वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन बुनियादी वजह जिससे ये प्ले लिखा गया वो कम्युनिकेशन था। सईद नकवी कहते हैं कि नाटक का माध्यम चुनने का उद्देश्य यही था कि अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व हो और सांप्रदायिकता जैसे जटिल विषय को समझने की दिशा में एक सार्थक बहस हो सके। लेकिन सांप्रदायिकता का साया हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर भारत के विभाजन के समय से ही मंडराता रहा है, और उसके निशाने पर रहे वो आम मुसलमान जिनके लिए हिंदुस्तान ही उनका वतन था और है। वो लोग न 1947 में पाकिस्तान जाना चाहते थे, न ही आज हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। यानी भारत में सांप्रदायिक हिंसा की तारीख 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। तो क्या सईद नकवी की ये किताब भी 2014 से पहले लिखी जा सकती थी? नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उनकी सबसे पहली तकरीर पार्लियामेंट में मई 2014 की जो है वो एक इपॉक मेकिंग स्पीच है। यानी पहली दफ़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के स्टेट्समैन जिनको कहना चाहिए, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात वाज़े कर दी, खुल के कही कि हमको 1200 साल की ग़ुलामी से मुक्ति चाहिए। यानी आज तक हम लोग दिल में जितने भी चोर चुराए रखे हों मुस्लिम पीरियड के बारे में, और चोर थे दिल में, वो अलग बात है, लेकिन कभी ये प्रोटोकॉल ये था, पॉलिटिकल कल्चर ये था कि कभी ये बात कही नहीं जाती थी। यानी कोई ये नहीं कहता था कि हम 1200 साल की गुलामी से निकले हैं, ये कहा जाता था कि हम 200 साल की अंग्रेज की गुलामी से हम सब मिलके लड़के निकले हैं। तो ये एक ब्रेक है, इसको लोगों ने अगर नहीं नोट किया तो वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मिस कर रहे हैं। इसी वजह से मोदी जी का जो पीरियड 2014 से है, तब एक जिसे कहते हैं एग्रेवेशन, यानी ये हल्का सा ज़ाफ़रान हवा फ़ज़ा में तब भी था, लेकिन इतना गहरा गेरुआ उन्होंने उसको करने की कोशिश कर दी कि ये प्ले लिखने की ज़रूरत पड़ी। सईद नकवी की बात पर सरशार सैलानी का एक और शेर। अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पर नाखुदा तुम हो। मुस्लिम वैनिशेस से पहले भी सईद नकवी भारत के मुसलमानों की खराब सूरत हाल पर कई किताबें लिख चुके हैं,
मसलन रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम, बीइंग द अदर द मुस्लिम इन इंडिया, वतन में गैर हिंदुस्तानी मुसलमान जो कि स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन कंट्री का उर्दू तर्जुमा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि मुस्लिम वैनिशेस लिखने की ज़मीन बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी? सईद नकवी। मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था मद्रास में 6 एडिशंस मेरे गोया जिनकी देखभाल मुझे करनी थी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मदुरई, बेंगलोर और कोचिन वगैरह। मेरे पास एक क्वेश्चन आया एडिटर से दिल्ली से। 1982 के कम्युनल राइट्स हुए थे मुरादाबाद में। उन्होंने कहा कि भाई सईद एक एडिटोरियल लिख दो। मैं बैठा, मैंने कहा क्या लिखूं मैं, इसमें तो वही जैसे जॉर्ज वर्गीस के एडिटोरियल्स होते थे, एक तरफ ये तो दूसरी तरफ वो, एक तरफ मुसलमान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी तरफ हिंदू का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बीच में एक कंक्लूजन आपने निकाल दिया। मैंने कहा ये मेरा करने का जी नहीं चाहा। मैंने एडिटोरियल नहीं लिखा, बल्कि एक रिफ्लेक्शन मैंने अपने अंदर, मैंने कहा ये होता क्यों है, और एक मजमून लिखा जिसमें कि मुरादाबाद रायट 1982 रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम। ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान की तारीख में किसी मुसलमान ने, यानी लिबरल मुसलमान बहुत से थे, बहुत से रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा था हिंदू मुस्लिम कल्चरल सिविलाइजेशनल कॉमर्स जिसकी बुनियाद है हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जिसको हम जानते हैं, उस हिंदुस्तान के उदाहरण देके जो कि इस प्ले में बहुत आगे आए हैं। तो ये गोया 1982 से ये मेरे दिमाग में ये बात थी कि या अल्लाह, ये बहुत ऑब्वियस बात है, जिसे बाद में वो गंगा जमनी तहजीब और कंपोजिट कल्चर ये उस मजमून के बाद का है। ये एकदम से जो करेंसी इसने गेन की, ये 1982 इंडियन एक्सप्रेस एडिट पेज वो है इब्तिदा, जिसके बाद फिर मैंने ये थीम मेरे दिमाग में घूमने लगा, क्योंकि मैं परेशान रहता था इसकी वजह से। यानी ये कोई एक महज एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं थी ये मेरे लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ थी, मेरी सोच मुख्तलिफ थी, मेरी परवरिश मुख्तलिफ थी। और ये जाहिर है ये अभी से नहीं हुआ, ये इसकी इब्तिदा तो खैर 1947 से ही पड़ गई थी, उससे पहले भी, लेकिन ये एग्रेवेशन हुआ है जाके मेरे ख्याल में ये वीपी सिंह के ये जो मंडल कमीशन का एक बोल्डर उन्होंने पूरे तालाब में डाल दिया और उसके वेव्स इतने उठे कि उनको संभालने के लिए फिर मंदिर का इशू खड़ा किया गया। ये मंदिर और मंडल के कॉन्फ्लिक्ट में एक स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया, जिसको कि 2014 में आके मोदी जी ने पकड़ा। पहली दफ़ा मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे दोस्त विनोद मेहता एडिटर हुए आउटलुक के, मेरे साथ पले बड़े, घर में रहे, एक दूसरे के यानी दांत काटी रोटी जिसे कहते हैं। एक दिन कहने लगे, सईद कैन यू गिव मी एन आर्टिकल फ्रॉम द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुम भी मुझे मुसलमान देखने लगे। तो ये चीज़ें, ये खराशें पड़ती गईं। ज़ख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। दिलों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेजुडिस और इतना ज़्यादा बर्डन ऑफ आर्गुमेंटेशन है कि वो क्लैरिटी के लिए मुझे ये करना पड़ा। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी सास के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। राही मासूम रज़ा की गज़ल की पंक्तियाँ और सईद नकवी की नई किताब
मुस्लिम वैनिशेस, जो जनवरी 2022 में पेंगुइन इंडिया रैंडम हाउस से प्रकाशित हुई। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। किताब में एक जगह एक मुख्य पात्र है ब्रजेश, जो कहता है, द एंटी मुस्लिम मॉब्स हैव पॉलिटिकल सैंक्शंस, द एंटी दलित मॉब्स हैव सोशल सैंक्शन। Muslim lynching is designed to consolidate Hindus. Dalits are targeted to ensure that the caste system remains intact and the upper castes dominate. मुसलमान और दलित के हालात की एक साथ ये तुलना क्यों? क्या कहना चाहते हैं सईद नकवी? क्या मुसलमानों की तरह भारत में दलितों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है? क्या एक दिन मुसलमान की तरह दलित भी भारत से गायब हो सकता है? कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल तरीक़ाकार है, एक ट्रिक है, एक सियासत करने का तरीक़ा है जिसके कि पीछे मवाद है बहुत सा। उसको आप इस तरह से खींच के प्रेजेंट करें कि नफरतें बढ़ें। तो कम्युनलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। कास्टिज्म इज़ एन एंशिएंट हिंदू सोशल हैबिट। इन दोनों का तजाद, इन दोनों का टकराव कम्युनलिज्म की बुनियाद है। कम्युनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कास्ट पिरामिड को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकली। बेसिक बात यह है, लेकिन जाहिर है पॉलिटिशियन खुदा तो है नहीं। वो इन खेलों को जब खेलेगा तो ये खेल उसके कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। वो तो पूरा जाएगा तो हिंदू पिरामिड को लेके जाएगा। मुस्लिम वैनिशेस के लेखक सईद नकवी, जो कहते हैं कि भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का इस्तेमाल जातिवाद के ढांचे को बरकरार रखने के लिए किया जाता है, मगर मजहब और जात पात की इस बिसात पर जब भाषाएं, उनका साहित्य और लेखक भी मोहरों की तरह इस्तेमाल होने लगे, तब क्या हो? अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी ने तौबा की। कहा, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। लेकिन उनका नाम आज मजहब की सियासत से बच न सका। सईद नकवी के नाटक मुस्लिम वैनिशेस में एक दिलचस्प बहस है कि क्या पंडित दयाशंकर नसीम, ब्रिज नारायण चकबस्त, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का नाम और काम हिंदुस्तान की साहित्यिक विरासत से गायब हो सकता है? क्या हिंदुस्तानी संगीत, कला, संस्कृति और खान पान में मुसलमानों के योगदान को नकारा जा सकता है? क्या वाकई हिंदू मुसलमान की बहस आज इस मकाम तक आ गई है? सईद नकवी: ये पॉलिटिकल और पब्लिक सतह पे तो आ ही गई है। अब अकबर इलाहाबादी के लतीफ़े और उनके अशार जब हम आपको सुनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? अकबर प्रयागी। और हो सकता है कि मजाज लखनवी के शेर भी मजाज लक्ष्मणपुरी हो जाए, क्या पता। तो एक तो ये एक डिज़ायर टू रिकैप्चर और एक अनडू द पास्ट, और ये इनकी नहीं है। ये इसको बिल्कुल ना गलत समझिएगा कि ये मोदी जी की देन नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपको एक किस्सा सुना दूं जो शायद आपको नहीं मालूम हो। यूनेस्को ने कहा कि साहब चीन में 5 शहर ऐसे हैं जो कि हेरिटेज साइट्स हैं, आप क्या नहीं है, तो क्या नई दिल्ली में कर सकते हैं? तो सरकार कांग्रेस की थी। भाई कैसे किया जाए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली में 6 मुसलमानों की थी और 1 ईसाई की थी, क्रिश्चियंस की, लटियंस दिल्ली। अब क्या करें? लीजिए साहब, फिर मिली, सब ये तय हुआ। अच्छा साहब ऐसा करो कि 2 शहर चुन लो, एक शाहजहानाबाद और एक लटियंस दिल्ली। चलिए साहब, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। यूनेस्को के लोग आए यहाँ, जिन्होंने ये तैयार किया था पूरा मुसव्वदा, जिसमें हमारे चैपी मिश्रा, सब हिंदू, यानी ये हिंदू मुस्लिम के मामले को भी समझना बहुत ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम।
ये सबको एक ही थैली के चट्टे बट्टे में ना बना दीजिएगा। कम्युनलिस्ट अलग है, हिंदू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदू, बड़े हिंदू का हिस्सा तो मैं भी हूँ और आप भी हैं, लेकिन वो जो एक मोड़ दिया गया है हिंदुत्व के ज़रिए, उसकी बात हो रही है। हमारी जो राजधानी है, वहाँ के तमाम सैकड़ों हज़ारों मॉन्यूमेंट्स हमको फ़ख्र हमें नहीं देते, हमें प्राइड नहीं देते, तो ये एक बड़ी भयानक ट्रेजेडी है। तो फिर यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि भाई ये दिल्ली बहुत करीब है दुश्मनों के, चलो हम वहाँ दौलताबाद में अपना बनाते हैं राजधानी। हाँ, रही बात दयाशंकर नसीम, अरे साहब क्या ज़ुबान! लोगों को ये नहीं मालूम कि उर्दू का सबसे पहला प्रोज राइटर पंडित रतन नाथ सरशार था। इसको उर्दू को, जो कि बिल्कुल यहीं की बनी हुई ज़ुबान है, उसको आपने हिंदू मुसलमान कर दिया कि हिंदी हिंदू की और उर्दू मुसलमान की। लिहाजा पाकिस्तान भेज दी गई उर्दू, जहाँ के सब पंजाबी बोलते हैं साहब। कोई एक चीज़ भी यहाँ मुसलमान की नहीं है और ना हिंदू की है। अगर इमारत बनी है तो उसमें हिंदू आर्टिजन्स थे, वो हिंदुस्तानी थी। यहाँ का ताजमहल मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी है। लाल किला हिंदुस्तान का है, हम सब उसके हैं मुसव्विर। कहने का मतलब ये है कि ये तहजीब, जैसे गंगा जमनी हम कहते हैं, ये हमारी सबकी है। भारत की गंगा जमुनी खूबसूरती का बयान सईद नकवी की ज़बानी। इसी गंगा जमुनी तहजीब का एक नमूना ये भी है कि गालिब ने बनारस की यात्रा के बाद उस पर फारसी में एक मसनवी लिखी, चराग़े दैर, जिसमें 108 अशार थे। बनारस की तारीफ में गालिब ने कहा, इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है, और अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी न मलता तो वो हमारी नज़रों में मोहतरम न रहता। सईद नकवी अपने नाटक मुस्लिम मैनिफेस्टो में इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की इस गंगा जमुनी तहजीब के जितने भी प्रतीक हैं, चाहे वो इमारतें हों, शायरी हो, संगीत और कलाएं हों, वो सब हिंदुस्तान की धरोहर हैं। नाटक मुस्लिम मैनिफेस्टो के तीसरे एक्ट में एक विशेष अदालत का गठन किया जाता है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, कौन लोग इसकी जूरी में शामिल हुए और बहस का विषय क्या है? सईद नकवी: क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू मैंने उठा दिया था और जिन जिन चीज़ों पर मैंने चुटकियां ली हैं, वो कुछ लोग हंसेंगे और कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी। यही एक सेटरिस्ट का कमाल है। मेरे ख्याल में किसी हद तक अगर मैं कामयाब हुआ हूँ, अगर कोई नाराज़ हो जाए तो मैं कामयाब हूँ। अरे भाई, सरकमसिजन, अब ये सरकमसिजन का एक लतीफ़ा था यहाँ पे। लव जिहाद के पीछे सरकमसिजन का इशू आ गया यहाँ पे। अब लव जिहाद इटसेल्फ इज़ अ जोक, लेकिन साहब यहाँ के लोग उसको पॉलिटिकली लेके आगे बढ़ गए। सवाल ये है कि ये जो मैंने ये जोरी बनाई, जिसमें कि अमीर खुसरो भी हैं, जिसमें कि अब्दुल रहीम खाना भी हैं, मौलाना हसरत मोहानी भी हैं, जिसमें इनका भी आमद होती है, हमारे गुरु नानक जी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद का एक बाकायदा ख़त आता है, और जितने भी हमारे यहाँ महात्मा हुए हैं, कुछ गाने के फील्ड के हैं, कुछ लेखक हैं। अब मसलन ये कि अल्लाह दिया खां कौन? अगर किसी ने गाना परफेक्ट अपने जयपुर अतरौली घराने में गाया, जैसे केसर बाई केड़कर, ये सब ट्रेन किए हुए थे अल्लाह दिया खां साहब के। तो अल्लाह दिया खां साहब भी हैं इसमें गंगूबाई हंगल भी हैं, और फिर ये पूरा ग्रुप जो है, ये यहाँ की अदालत को तय करके फिर ये जाता है शहबाज कलंदर की दरगाह सिंध में, पाकिस्तान, और वहाँ से ये लोग सब जाते हैं लालेश्वरी और नंद ऋषि के मेहमान बन के कश्मीर। तो पूरा एक गोया एपिक स्केल पे कंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने। अब
लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अब्दुल रहीम खान खाना मसलन वो तमाम चीज़ था। वो भाई अकबर का कोर्टियर था और वो जनरल भी था, लेकिन साहब उसकी कॉरस्पॉन्डेंस थी तुलसीदास से। लोगों को ये नहीं मालूम कि रामचंद्र जी के बारे में मुझे नहीं मालूम कोई और शायर है जिसने कि संस्कृत में कविता लिखी है। ए प्रभु, तुम पत्थर को छू लेते हो तो वो अहलिया बन जाती है, तुम एक वानर सेना खड़ी कर देते हो, तुम एक चांडाल को इंसान बना देते हो। प्रभु, ये कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती? और मैं कौन है? मैं है अब्दुल रहीम खान खाना। द मुस्लिम वैनिशेस, भाई आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो हिंदुस्तान आपकी समझ में आएगा नहीं। पढ़ ही डालिए अब आप। उम्मीद है कि किताब कॉलम के जरिए सईद नकवी की ये अपील लोगों तक पहुंच रही होगी। उन्हें यकीन है कि उनकी नई किताब मुस्लिम वैनिशेस भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों के अतीत और वर्तमान को समझने में मददगार होगी। पर यह भी तय है कि हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच जैसा तनाव और अलगाव आज देखने को मिलता है, वैसा पिछले कई दशकों में नहीं रहा। सवाल यह है कि अगर भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव के मौजूदा संकट का जल्द ही कोई हल तलाश नहीं किया जाता तो भारत को किस किस्म के खतरे का सामना हो सकता है? सईद नकवी। मेरे ख्याल में ये संकट, मैं उन ऑप्टिमिस्ट में से हूं कि ये संकट खत्म होने वाला है। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो हिंदी बेल्ट के तनाव को हम पूरे मुल्क के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। हम दरअसल एक सिविलाइजेशनल यूनिट हैं। हम वेस्टफेलियन नेशन स्टेट क्लासिकल तरीके के नहीं हैं। हम विचित्र हैं, हम अलग हैं और हम बहुत खूबसूरत हैं। इस बूके को जैसा अलग तरीके से इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने कहा था, खिड़कियां खुली रखो, हवा आने दो, लेकिन अपने पांव जमीन पर रखो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। सईद नकवी, जो मानते हैं कि भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक वैविध्य उसे सारी दुनिया से अलग और विशिष्ट बनाता है। पत्रकार के रूप में अपने लंबे करियर के दौरान सईद नकवी ने कई अखबारों में काम किया, कभी रिपोर्टर की हैसियत से, कभी संपादक की हैसियत से और कभी कॉलमिस्ट के रूप में। अनेक देशों की यात्राएं की और दुनिया के बहुत से राष्ट्राध्यक्षों और राजनीतिज्ञों के साथ इंटरव्यू किए। आज भी वो कॉलमिस्ट और लेखक के रूप में सक्रिय हैं। पत्रकार और लेखक सईद नकवी, जिनकी नई किताब मुस्लिम वैनिशेस जनवरी 2022 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित हुई। और अब बुक क्लब, जिसके अंतर्गत हम अपने श्रोताओं को अपनी प्रिय पुस्तक के साथ आने का निमंत्रण देते हैं। आज बुक क्लब में डॉक्टर विजया सती एक दक्षिण कोरियाई उपन्यास की चर्चा करेंगी। लेखिका क्विंग सुंग शिन के उपन्यास का शीर्षक है प्लीज लुक आफ्टर मॉम, माँ का ध्यान रखना। 2009 में ये किताब प्रकाशित हुई और कुछ ही महीनों में बेहद लोकप्रिय हो गई। 2011 में इसे मैन एशियन लिटरेरी प्राइज मिला। डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर रहीं। इसके अलावा उन्होंने बुडापेस्ट, हंगरी के एल्ते विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर और दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हांगकुक यूनिवर्सिटी के विदेशी भाषा विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इन दिनों डॉक्टर विजया सती नैनीताल के निकट हल्द्वानी में रहती हैं, जहां उनका पढ़ना पढ़ाना जारी है। 2014 की फरवरी के अंतिम दिनों में हम दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। हांगकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ का परिसर अगले 1 वर्ष तक हमारा नया ठिकाना था। नया देश, नए लोग, नई भाषा। खुली आंखों से सब देखते, लेकिन बहुत कुछ समझ न पाते थे। जी चाहता जल्दी से जल्दी इस देश के जीवन को जानें, यहाँ के घर, परिवार, समाज के भीतर झांक तो लें।
अचानक एक दिन भारत अध्ययन विभाग के पुस्तकालय में एक शीर्षक पढ़कर मैं ठिठक गई। किताब का नाम था माँ का ध्यान रखना और लेखिका क्युंग सुक शिन। 1963 में दक्षिण कोरिया में जन्मी सुपरिचित कथाकार क्युंग सुक शिन से इस प्रकार मेरा पहला परिचय उनके पुरस्कृत उपन्यास प्लीज लुक आफ्टर मॉम के माध्यम से हुआ। यह उपन्यास विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित हुआ। हिंदी में यह माँ का ध्यान रखना शीर्षक से 2012 में प्रकाशित हुआ। कोरियन साहित्य से यह मेरा पहला परिचय था और वह भी इतना अनूठा कि 2014 से अब तक मेरी स्मृति में अटका हुआ है। क्युंग सुक शिन के इस उपन्यास के केंद्र में दरअसल एक माँ है। वह माँ जिसके बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में गांव छोड़कर शहर आ बसे हैं। बच्चों के प्रेम में पगी माँ गांव से शहर आती रही, व्यस्त बच्चों का घर संवार कर वापस लौटती रही। इसलिए नहीं कि गांव में बहुत काम है, बल्कि इसलिए कि बड़े शहर के छोटे घर में माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। हृदयहीन शहर में माँ के प्रति बच्चों की भावनाएं व्यस्तता के अंबार तले दबती चली गई। माँ का जीवन परिवार के लिए था, पर परिवार के जीवन में माँ कहाँ थी। फिर एक दिन इस परिवार ने उस खजाने को खो दिया जो माँ के रूप में उनके पास था। उपन्यास पढ़ते हुए मैं उसी दुनिया का जैसे एक हिस्सा हो गई। अक्सर पन्ने पलटते हुए आज भी मैं उस माँ के पास पहुँच जाती हूँ और सोचती हूँ, सिर्फ एक कोरियाई माँ ही क्यों, ऐसी तो किसी की भी माँ हो सकती है। बच्चों के लिए चिंता करने वाली, उनके लिए जाने क्या क्या कर डालने वाली। आज बाजार में सब कुछ है, पर हमारी रसोई में माँ के हाथ की बनी चीज़ों का खजाना खाली ही है। माँ का ध्यान रखना उपन्यास के बहाने लेखिका क्युंग सुक शिन को जानना भी एक बहुत ही रोचक अनुभव रहा। अपने आप से संवाद करते हुए लेखिका अपनी अच्छाई बुराई को उधेड़ती चली जाती है। यह ईमानदारी हमें उनसे जोड़ती है। एक जगह वे कहती हैं, क्या हम सिर्फ अपने सपनों के लिए जीते हैं, फिर माँ किसके सपनों के लिए जीती है। और अंत में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है, उपन्यास का शीर्षक। यह शीर्षक मुझे माँ के प्रति प्रार्थना की तरह लगता है, उस माँ का ध्यान रखना अभी तक जिसकी परवाह ही नहीं की गई। दक्षिण कोरिया की लेखिका क्विंग सुंग शिन के उपन्यास माँ का ध्यान रखना उर्फ प्लीज लुक आफ्टर मॉम के साथ ये थी डॉक्टर विजया सती। किताब कॉलम के अगले एपिसोड में एक नई किताब होगी, उसके लेखक से बातचीत होगी और होगा बुक क्लब, जिसमें आप भी अपनी पसंदीदा किताब के साथ शामिल हो सकते हैं। हमें अपना ईमेल या फ़ोन नंबर भेजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारा पता है post@cineink.com। याद दिला दूं कि सिनेइंक किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com।